इस वाले लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं डिफरेंट टाइप के क्रैक्स, है ना। देखते हैं हमारी बीम में कितने टाइप के क्रैक्स आ सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर टाइप ऑफ क्रैक, टाइप्स ऑफ क्रैक्स, है ना, ऐसा हम लिख लेते हैं। अब क्रैक्स कितने टाइप के आते हैं उसको समझने से पहले ये देखते हैं कि क्रैक्स आते क्यों हैं, उसको समझने की जरूरत है पहले। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, सपोज मैंने लिया यहां पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम कुछ इस तरीके से। इस सिंपली सपोर्टेड बीम पर मुझे मान लेने दीजिए कि एक यूडीएल फोर्स लग रहा होगा। इस सिंपली सपोर्टेड बीम में मुझे मान लेने दीजिए कि ये इसका न्यूट्रल फाइबर है, मतलब अलोंग द क्रॉस सेक्शन न्यूट्रल एक्सिस कहूंगा, अलोंग द लेंथ न्यूट्रल फाइबर कहूंगा। इसका यदि मुझे बेंडिंग मोमेंट बनाने का आप लोग अवसर दें तो मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। किस तरीके से बनाऊंगा, इसको नीचे ऐसा ले जाता हूं, यहां पर इधर इसको नीचे ले जाता हूं। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं, पैराबोलिक, बीच में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट W²/8। और इसका शेयर फोर्स बनाने का भी अवसर यदि आप लोग मुझे दें तो मैं कुछ इस तरीके से इसका शेयर फोर्स बनाना चाहूंगा। मतलब सेंटर पर शेयर फोर्स का वैल्यू कितना हो चुका है, 0। ये आपका सेंटर है, मतलब मिड स्पैन है, मैं मान रहा हूं, है ना। ठीक है, ये मिड स्पैन की बात हो गई हमारे पास। अब मैं ये आपको बोल रहा था, क्या बोल रहा था मैं आप लोगों को ये बोल रहा था कि यदि ये मिड स्पैन है तो इस मिड स्पैन पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मैक्सिमम, लेकिन शेयर फोर्स आपको क्या नजर आ रहा है, 0 नजर आ रहा है। अच्छी बात है। मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स लेता हूं और उनके स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने सबसे पहले एक पॉइंट लिया, कहां पर पॉइंट लिया मैंने, यहां पर। ये पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 1। एक पॉइंट लिया मैंने यहां पर, ये पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 2। और एक पॉइंट लिया मैंने यहां पर, यह है आपका पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 1 का स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनाओ। ये पॉइंट नंबर 1 है आपका, इसमें लिख देते हैं ये आपका पॉइंट नंबर 1। और इसका स्टेट ऑफ स्ट्रेस मुझे बनाना है। कैसे बनेगा स्टेट ऑफ स्ट्रेस, देखो पॉइंट नंबर 1 पर यहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या है, 0। सिंपली सपोर्टेड बीम है और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। यदि मैं इसका बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनाऊं किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर, तो बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनता है, बेंडिंग मोमेंट के कारण जो बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। और शेयर स्ट्रेस डायग्राम देखूं तो वो पैराबोलिक ऐसा बनता है। मैं आपका सिर्फ अभी एक नॉर्मल प्लेन कंक्रीट बीम की बात कर रहा हूं। तो देखेंगे जो बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनता है वो किसके कारण बनता है, M/I × y के कारण। बेंडिंग इक्वेशन होती है ना, M/I = σ/y, तो सिग्मा की वैल्यू निकल जाएगी यहां पर भी सिग्मा की वैल्यू M/I × y। और यहां पर ये जो शेयर स्ट्रेस है टाउ, वो कितना निकलता है, VA/y/IB। ये फॉर्मूले से निकलते हैं। मैं बोल रहा हूं सिंपली सपोर्टेड बीम पर निकालो, तो सिंपली सपोर्टेड बीम पर सपोर्ट पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाता है, 0। सो सिंपली सपोर्टेड बीम में सपोर्ट पर बेंडिंग मोमेंट है 0, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू भी कितना हो गया, 0। मतलब कोई बेंडिंग स्ट्रेस इस पर्टिकुलर पॉइंट 1 पर नहीं लग रहा है। फिर बात करूं शेयर स्ट्रेस की, तो शेयर स्ट्रेस भी टॉप फाइबर पर शेयर स्ट्रेस कैसे निकलेगा, टाउ = VA/y/IB, इससे निकलेगा। लेकिन यहां पर तो अवेलेबल है V, शेयर फोर्स अवेलेबल है, लेकिन टॉप फाइबर पर शेयर स्ट्रेस क्या होता है, 0। मतलब ये जो एलिमेंट नंबर 1 है, देयर इज नो स्टेट ऑफ स्ट्रेस, इट इज फ्री फ्रॉम स्टेट ऑफ स्ट्रेस, नो, कोई स्ट्रेस नहीं है उस पर, ऐसा मैं मान लेता हूं। सपोर्ट पर बात करते हैं, यहां पर 2 पर
पॉइंट नंबर 2 भी कहां पर है, सपोर्ट पर है, तो बेंडिंग स्ट्रेस 0 हो गया और शेयर स्ट्रेस भी क्या हो चुका है, टाउ बॉटम फाइबर पर 0 हो चुका है। मतलब जो सेकंड पॉइंट है उसका स्टेट ऑफ स्ट्रेस यदि आप मुझे बनाने का कहें तो वो भी फ्री फ्रॉम स्ट्रेसेस रहेगा। लेकिन आप मुझे थर्ड पॉइंट का बनाने का कहें, थर्ड पॉइंट का यदि आप मुझे स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनाने को कहें, थर्ड पॉइंट, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया, इस पर बेंडिंग स्ट्रेसेस लग रहे हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये पॉइंट नंबर 3 सपोर्ट पर है और सपोर्ट पर बेंडिंग मोमेंट 0 होता है सिंपली सपोर्टेड बीम में, सो थर्ड पॉइंट पर कोई बेंडिंग स्ट्रेस नहीं लगेंगे। लेकिन थर्ड पॉइंट न्यूट्रल एक्सिस पर मौजूद है जहां पर आपके मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टाउ लगते हैं। तो आपका ये जो पॉइंट नंबर 3 है इस पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टाउ लगने लगेंगे। तो आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ऑफ टाउ कुछ इस तरीके से लगने लग जाएगा। ये इस तरीके से लग रहा है, कैसा घुमा रहा है इसको, ऐसा क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो फिर अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए इसमें इस तरीके से ये लग जाएगा। सो पॉइंट नंबर 3 क्या है, मतलब हॉरिजॉन्टल भी ये टाउ वैल्यू दे रहा है वी ए वाई बार डिवाइड बाय आई बी का, वर्टिकली भी ये टाउ वी ए वाई बार डिवाइड बाय आई बी का दे रहा है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस। लोड तो कैसा आ रहा है, वर्टिकल आ रहा है, मतलब हमारे पास ये वाले दो वैल्यू है ऑलरेडी, लेकिन हमने हॉरिजॉन्टली भी लगा दिए क्योंकि इक्विलिब्रियम में लाना है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस। तो ये आपका स्टेट ऑफ स्ट्रेस बन चुका है पॉइंट नंबर 3 का। मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब एक पॉइंट ले रहा हूं यहां कहीं पर, यह आपका मैंने एक पॉइंट लिया पॉइंट नंबर 4। इस पॉइंट को देखूं मैं तो इस पॉइंट पर कुछ वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट है, कुछ वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स है, मतलब यहां पर आपको शेयर फोर्स भी मिल रहा है, यहां पर आपको बेंडिंग मोमेंट भी देखने को मिल रहा है। मतलब पॉइंट नंबर 4 का यदि मैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनाना चाहूं, ये पॉइंट नंबर 4, तो कैसे बनेगा, इसमें बेंडिंग मोमेंट है इस जगह पर, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। अब बात आता है ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है ये कंप्रेसिव रहेगा कि टेंसाइल रहेगा। तो ये न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन आता है हमेशा, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन आता है। सो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है ये एलिमेंट, तो यहां पर आपके पास कंप्रेशन लगेगा, सिग्मा एक्स में लिख सकता हूं इफ यू वांट, सिग्मा एक्स। और इस पॉइंट पर शेयर फोर्स भी अवेलेबल है कुछ वैल्यू, मतलब इसको यदि इधर देखो तो यहां पर ये वैल्यू कुछ अवेलेबल है आपकी, तो इस जगह का इतना शेयर स्ट्रेस आ जाएगा, मतलब शेयर स्ट्रेस इज आल्सो ऑकरिंग। तो यहां पर आपका शेयर स्ट्रेसेस आ गया, फिर हमें उसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस लगाना पड़ेंगे, या हमने उसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस लगा दिए। तो ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस बन चुका है पॉइंट नंबर 4 का। क्या कहते हैं इनको, हम स्टेट ऑफ स्ट्रेस कहते हैं। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 पर कोई स्टेट ऑफ स्ट्रेस नहीं है, फ्री पॉइंट सही है। ये पॉइंट नंबर 3 पर है, पॉइंट नंबर 3 पर है, पॉइंट नंबर 4 पर है। मैं एक पॉइंट ले रहा हूं यहां कहीं पर, पॉइंट नंबर 5, इसमें निकालो। पॉइंट नंबर 5 पर बेंडिंग मोमेंट अवेलेबल है कुछ वैल्यू का, हाँ अवेलेबल है, जिसके कारण बेंडिंग स्ट्रेस आएंगे, हाँ बिल्कुल आएंगे। बेंडिंग स्ट्रेसेस अलोंग द लेंथ आते हैं ना, इसे हॉरिजॉन्टली, तो ये टेंसाइल रहेंगे या कंप्रेसिव रहेंगे, टेंसाइल रहेंगे, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस है ये पॉइंट, तो क्योंकि उसमें टेंशन आने वाला, बीम एक्सपैंड करने वाली है बॉटम से, तो बॉटम फाइबर स्ट्रेच होंगे, तो इसमें टेंशन आएगा सिग्मा एक्स। ये वाला जो एलिमेंट लिया था वो कंप्रेस्ड हो रहा था, क्योंकि यहां पर अबो द न्यूट्रल एक्सिस कंप्रेसिव फोर्सेस आ रहे थे। ये वाला एलिमेंट जो है वो स्ट्रेस्ड हो रहा है, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस टेंशन आ रहा है, तो इसलिए टेंशन सिग्मा एक्स बनाया। क्या यहां पर आपका वो होगा, क्या बोलते हैं अपन, शेयर स्ट्रेस, हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहां पर शेयर फोर्स की वैल्यू है, तो आपका शेयर स्ट्रेस भी बिल्कुल होगा, इतना होगा। तो ये आपका शेयर स्ट्रेस भी हमने यहां पर बना डाला। टाउ क्लियर। अब आपको क्या देखना है, मैं एक पॉइंट देता हूं आपको, सपोज दिस पॉइंट,
पॉइंट नंबर क्या नाम दे दूं इसको मैं 6, एग्जैक्टली मिड स्पैन पर न्यूट्रल एक्सिस पर। पॉइंट नंबर 6 मिड स्पैन पर न्यूट्रल एक्सिस पर। क्लियर? क्या निकलेगा पॉइंट 6 पर? ये देखा हमने पॉइंट 6 का स्टेट ऑफ स्ट्रेस। पॉइंट 6 पर बेंडिंग मोमेंट क्या है? मैक्सिमम है, लेकिन वो वेरी कैसा करता है? टॉप में मैक्सिमम होता है, बॉटम में मैक्सिमम होता है, न्यूट्रल एक्सिस पर बेंडिंग स्ट्रेस कितना होता है? 0। सो देयर विल बी नो बेंडिंग स्ट्रेस, नॉट कंप्रेसिव नॉट टेंसाइल, इट विल बी 0 बिकॉज ये पॉइंट कहां है? न्यूट्रल एक्सिस पर है। और ये बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेस का वेरिएशन है, बेंडिंग स्ट्रेसेस का वेरिएशन है, तो यहां पर न्यूट्रल एक्सिस पर बेंडिंग स्ट्रेस कितने होते हैं? 0 होते हैं, न्यूट्रलाइज होता है। लेकिन न्यूट्रल एक्सिस पर हमारे पास मैक्सिमम क्या होता है? शेयर फोर्स, शेयर स्ट्रेस डायग्राम होता है। न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस हमें मिलती है, लेकिन न्यूट्रल एक्सिस पर का फॉर्मूला आप देखेंगे टाउ का VAY डिवाइड बाय IB। V क्या है? शेयर फोर्स। और न्यूट्रल एक्सिस पर शेयर फोर्स कितना है? 0। मतलब न्यूट्रल एक्सिस पर मैं एक्सेप्ट करता हूं कि न्यूट्रल एक्सिस पर हमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिलता है, लेकिन अदर देन मिड स्पैन मिलता है, क्योंकि मिड स्पैन पर शेयर फोर्स की वैल्यू क्या है? 0 है। इसलिए टाउ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? यहां 0 रखने पर 0 हो जाएगी, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। देयर विल बी नो शेयर स्ट्रेस, देयर विल बी नो बेंडिंग स्ट्रेस। दिस इज द स्टेट ऑफ स्ट्रेस फॉर द पॉइंट नंबर 6। दिस इज द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट द पॉइंट नंबर 1 एंड द पॉइंट नंबर 2। मैं आपको कहूं कि सपोज ये वाले पॉइंट पर बताइए, दिस इज योर पॉइंट नंबर 7। कैसे बताओगे पॉइंट नंबर 7 पर? पॉइंट नंबर 7 पर यदि स्टेट ऑफ स्ट्रेस मुझे बताने का आप मौका दें तो मैं कुछ इस तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। पॉइंट नंबर 7 पर शेयर फोर्स भी 0 है, एंड ये चूंकि बॉटम पर है तो वैसे भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन 0 ही होता। चाहे फिर ये पॉइंट नंबर 7 में यहां लू, यहां लू, यहां लू, यहां लू, कहीं पर भी लू, बॉटम में शेयर स्ट्रेस 0 ही रहेगा, क्योंकि बॉटम में शेयर स्ट्रेस हमेशा 0 रहता है थ्रू आउट द लेंथ। टॉप पर भी 0 थ्रू आउट द लेंथ। चूंकि मैंने ये पॉइंट यहां पर भी ले रखा है, इस कारण से भी शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन 0 है। बेंडिंग स्ट्रेस देखें, हाँ बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, और बॉटम में मैक्सिमम होता है। और कितना होगा? टेंसाइल इन नेचर होगा कि कंप्रेसिव इन नेचर होगा? बॉटम में है, टेंशन इन नेचर होगा। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस आपके यहां आपको देखने को मिलेगी, सिग्मा एक्स। ये वो पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, मैक्सिमम, क्योंकि इट हैज बीन कैलकुलेटेड फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, इसलिए। बाकी दूसरी जगह तो बेंडिंग मोमेंट कम होता चला जा रहा है ना। मिड स्पैन पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, इसलिए आपको बॉटम में या टॉप में अब मैक्सिमम स्ट्रेस मिलेगा। बॉटम में आपको टेंसाइल स्ट्रेस मिलेगा, टॉप में आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यूज। तो इन द सेम फैशन यदि मैं यहां पर आपका एक पॉइंट नंबर 8 ले लूं, यहां पर निकाल के बताओ, तो टॉप में भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/8, लेकिन ये कैसा होगा? कंप्रेसिव इन नेचर होगा। तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस फॉर द पॉइंट नंबर 8 में यहां पर आप लोगों को बताऊं तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स, ये हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स। यहां पर भी बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाएंगे? 0। सॉरी, शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएंगे? 0। बेंडिंग स्ट्रेस तो रहेंगे, शेयर स्ट्रेस 0 क्यों हो गया? क्योंकि टॉप फाइबर पर शेयर स्ट्रेस क्या होते हैं? 0। टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर के ऊपर या नीचे कोई और लेयर नहीं है स्लिप होने को, इसलिए शेयर स्ट्रेस 0। तो ये था आपका डिफरेंट पॉइंट्स का स्टेट ऑफ स्ट्रेस। मैं इंटरेस्टेड हूं इस चैप्टर के अंदर ये वाले स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए, प्योर शेयर के लिए। फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर 3 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर प्योर शेयर आ रहा है, इसको क्या कहते हैं हम? प्योर शेयर का केस कहते हैं। मैं जानता हूं, जो मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ा रहा हूं, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द शेयर कंडीशन पढ़ा रहा हूं। गेटिंग माय पॉइंट? वहां पर आप लोग जानते हैं कि बीम्स के अंदर हम स्टीरअप्स प्रोवाइड करने वाले हैं। स्टीरअप्स मतलब आप लोगों ने या तो अपने कॉलेजेस में पढ़ रखा होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि हम ऐसा लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट डालते हैं बीम के अंदर, या फिर साइड पे भी आप लोग कभी गए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि साइड पर जब हम जाते हैं तो रेनफोर्समेंट जब बीम का बनना चालू होता है, रेनफोर्समेंट बीम में, तो ऐसे रिंग्स बने हुए रहते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बीम। ऐसा ये तो ये बीम है, उसमें लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट डले हुए हैं।
तो उसमें ऐसा रिंग्स बने हुए होते हैं, ऐसे स्क्वायर पैटर्न के। एक रिंग ये हो गया, फिर दूसरा रिंग ये हो गया, फिर तीसरा रिंग ये हो गया। तो ऐसे एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, चार रिंग, 5, 6, 7, ऐसे थ्रू आउट द लेंथ नंबर ऑफ रिंग्स हमें नजर आते हैं। उस रिंग्स को, ऐसे स्क्वायर शेप्ड रिंग्स या रेक्टेंगुलर शेप्ड रिंग्स को हम क्या कहते हैं? स्टीरअप्स कहते हैं। ये हम डालते क्यों हैं? ये हम डालते हैं शियर स्ट्रेस को लेने के लिए, ऐसा लोग बोलेंगे आपको। शियर स्ट्रेस लेने के लिए आप स्टील डाल रहे हैं, मतलब स्टीरअप्स किससे बना हुआ है? स्टील से बना हुआ है। तो आप स्टीरअप्स कैसे डाल सकते हैं? मैं कह रहा हूं ये आपका है स्टील का बना हुआ स्टील स्टीरअप्स, और ये हम प्रोवाइड क्यों कर रहे हैं? ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं शियर को लेने के लिए, शियर स्ट्रेसेस को लेने के लिए जो इस बीम में आ रहे हैं। मैंने आपको बताया है आरसीसी बीम में शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। फर्स्ट इट विल बी पैराबोलिक अप टू द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द टफ फाइबर, एंड देन इट विल बी कांस्टेंट अप टू द सीजी ऑफ द स्टील रेनफोर्समेंट। ये मैंने आपको बताया है। तो शियर स्ट्रेस को लेने के लिए हम यहां पर स्टीरअप्स डालने वाले रहेंगे। मतलब आप शियर को स्टील से रजिस्ट करवा रहे हो, और स्टील एक क्या है? डक्टाइल मटेरियल है। जितने भी डक्टाइल मटेरियल होते हैं दे आर गुड इन टेंशन बट वीक इन शियर। वो वीक होते हैं शियर में। कैसे? लेट मी गिव वन एग्जांपल। सपोज आपके पास एक 10 मीटर लेंथ का, या मैं सीधा कहूं 10 फीट का आपके पास एक स्टील रेनफोर्समेंट है। कितने फीट का है? 10 फीट का। इस 10 फीट के स्टील रेनफोर्समेंट को यदि मैं आपको कह रहा हूं कि दो पार्ट्स में डिवाइड करो 5-5 मीटर, 5-5 फीट में, तो कैसे डिवाइड करोगे? भाई 10 फीट का स्टील रेनफोर्समेंट है, मैंने कहा इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो 5-5 फीट में। कैसे डिवाइड करोगे? ऐसा करोगे क्या? एक एंड पर एक लेबर खड़ा होगा, दूसरे एंड पर दूसरा लेबर खड़ा होगा, तो दोनों साइड से इसको पुल करेंगे, फिर बीच में से ये टूट जाएगा। ऐसा करते हैं क्या हम? नहीं, ऐसा यदि हम करेंगे तो कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो टेंशन में है। आप इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ देकर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ये डक्टाइल मटेरियल है। तो फिर हम इसको कैसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 10 फीट का जो स्टील रेनफोर्समेंट था उसको 5-5 फीट में हम कैसे डिवाइड करेंगे? उसको हम बीच में से ऐसा काट देंगे। बीच में से ऐसा काट रहे हो मतलब आप उसमें क्या दे रहे हो? शियर दे रहे हो। मतलब आपका जो मटेरियल है उसको खींच के आप दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पा रहे हो। व्हाई? बिकॉज इट इज गुड इन टेंशन। आप उसको शियर में काट के दो पार्ट्स में डिवाइड कर पाए, मतलब इट इज नॉट गुड इन शियर, इट इज वीक इन शियर एज कंपेयर टू टेंशन। तो यदि आपका स्टील डक्टाइल है एंड ये वीक है शियर में, then how can you use steel stirrups to take the shear stresses? जबकि वो वीक है शियर में, फिर क्यों आप स्टील स्टिरअप्स यूज कर रहे हो? मेरा स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? एक तरफ आप बोलते हैं कि जितने भी डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं वो वीक होते हैं शियर में, स्टील भी तो डक्टाइल मटेरियल है, ये भी वीक है शियर में, तो फिर क्यों शियर स्ट्रेस को लेने के लिए आप यहां पर स्टिरअप्स डाल रहे हो स्टील के? कोई दूसरे मटेरियल के डालो फिर। इज माय क्वेश्चन क्लियर? समझते हैं कि यहां पर जो शियर आ रहा है वो किस पैटर्न में आ रहा है, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्या शियर परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द स्टील रेनफोर्समेंट आ रहा है या एक्सियल डायरेक्शन में आ रहा है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं यहां पर क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। मतलब आप स्टील रेनफोर्समेंट में एक्सियल फोर्स लगा सकते हो, उसमें ऐसा शियर फोर्स नहीं लगा सकते। समझने की कोशिश करिए। मैंने लिया आपका पॉइंट नंबर 3, जहां पर प्योर शियर का कंडीशन बन रहा है। जब सिर्फ शियर स्ट्रेसेस लगते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? प्योर शियर कहते हैं। सो लेट मी कंसिडर द केस ऑफ प्योर शियर। प्योर शियर, प्योर शियर में मतलब आपके पास एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहे हैं? ये आपने कहां का लिया? फॉर एग्जाम्पल यदि मैं पहले बीम बनाऊं आपका एक, यह हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम था, कुछ इस तरीके से। यहां पर एक रिएक्शन वर्टिकल आई, यहां पर एक रिएक्शन वर्टिकल आई। यहां पर आपका ये मैं मान लेता हूं कि न्यूट्रल एक्सिस होगा, और सपोर्ट पर इधर वाली जगह पर हमने देखा एक एलिमेंट कुछ इस तरीके से। यह हमने एक एलिमेंट ले रखा था।
इस एलिमेंट का स्टेट ऑफ स्ट्रेस देखें एंड इस एलिमेंट का यहां पर भी हमने एक एलिमेंट ले रखा है, सपोज यहां पर भी हमने एक एलिमेंट ले रखा है, उसका स्टेट ऑफ स्ट्रेस देखते हैं। तो इस एलिमेंट का स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या है? ये प्योर शेयर में है। कैसे? कुछ इस तरीके से। यहां पर ये वर्टिकल लग रहा है ना, तो मतलब यहां पर ये आपका कुछ इस तरीके से, ये वर्टिकल रिएक्शन है तो इधर ऐसे। तो यदि ये इधर ऐसा लग रहा है तो ये आपका ये इधर ऐसा लग जाएगा। अब देखो ये इसको कैसा घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना, ये इधर से चला इधर से इधर उतरा क्लॉकवाइज। क्या इक्विलिब्रियम में? नहीं, यहां पर अब हॉरिजॉन्टल शेयर स्ट्रेसेस आएंगे आपके। मैं बता चुका हूं हॉरिजॉन्टल को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, जो कि इसको कैसा घुमाने की कोशिश करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में। ये इधर से चला और इधर से इधर आ गया एंटी क्लॉकवाइज। तो वर्टिकल वाला क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल वाला एंटी क्लॉकवाइज, ये इक्विलिब्रियम में है आपका एलिमेंट। ऐसे ही मैं अब इस एलिमेंट की बात करूं, ये एलिमेंट है हमारा कुछ इस तरीके से, प्योर शेयर है वहां पर भी उस एलिमेंट पर। यहां पर देखो ये कैसा है, वर्टिकल रिएक्शन लग रही है इस एलिमेंट में एग्जैक्टली यहां पर। तो यहां पर हमें क्या बनाना पड़ेगा इस बार, इधर साइड वर्टिकल बना दो, इधर साइड क्या बना दो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डाउनवर्ड बना दो। यहां पर ऊपर की तरफ, यहां पर नीचे की तरफ बन जाएगा। यहां पर राइट हैंड साइड नीचे था, यहां ऊपर था, यहां पर इसके कारण ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। अब ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस लगाने के लिए हम इसको किधर घुमाएंगे, अब इसको हम क्लॉकवाइज कुछ इस तरीके से घुमा देंगे। तो ये भी प्योर शेयर का केस बन चुका है आप लोगों के पास। क्लियर हो गया? बच्चों को बहुत डाउट रहता है कब ऐसा लेना है कब वैसा लेना है, अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं बोल रहा हूं कि ये सपोज एलिमेंट नंबर ए हुआ करता था, ये एलिमेंट नंबर बी हुआ करता था। ये आपका एलिमेंट नंबर ए हो गया, ये आपका एलिमेंट नंबर बी हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? अब आपको क्या करना है कि यदि मैं आप लोगों से पूछूं एक बात, यहां पर टाउ का जो वैल्यू है, जो ये शेयर स्ट्रेस लिखा है ना टाउ, ये आपका नेगेटिव है। नेगेटिव है क्योंकि देखो यहां पर ये मैं इस वाले को राइट हैंड साइड को लेके चलता हूं, तो ये नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, नेगेटिव शेयर स्ट्रेस। यहां पर मैं इसको क्या लिखूंगा, नेगेटिव शेयर स्ट्रेस लिखूंगा, नेगेटिव शेयर स्ट्रेस, मतलब माइनस टाउ मैं यहां पर लूंगा। और यहां पर राइट हैंड साइड ये कैसा लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इसको मैं पॉजिटिव शेयर स्ट्रेस लिखूंगा, पॉजिटिव शेयर स्ट्रेस लिखूंगा, जो कि प्लस टाउ लिया जा सकता है। अब यदि मेरे पास प्योर शेयर है तो क्या मैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल सकता हूं? तो देखते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैसे निकलेगा। ये मेरा पास एलिमेंट नंबर 1 था, एलिमेंट नंबर ए था सपोज यहां पर, जिसको मैंने लिख दिया, और ये था आपका एलिमेंट नंबर बी, जिसको मैंने यहां पर लिख दिया। यदि मैं आपसे बात करूं एलिमेंट नंबर ए का, तो क्या प्रिंसिपल स्ट्रेस आप लोग निकाल सकते हैं, मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस? क्या फॉर्मूला होता है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, 3 लिख रहा हूं। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 हो जाएगा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ, कैसा रहेगा टाउ, टाउ यहां पर, अच्छा टाउ स्क्वायर, ये होता है शेयर स्ट्रेस। तो यदि मैं कह रहा हूं कि आपके पास सिग्मा 1 है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, तो आपको पॉजिटिव साइन यहां पर यूज करना है। आपको माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 चाहिए, तो फिर आपको यहां पर नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा। तो देखिए हम एलिमेंट नंबर 1 की यदि बात करें, एलिमेंट नंबर 1 मतलब आपका एलिमेंट ए लें, यदि हम एलिमेंट ए के लिए मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू सिग्मा x सिग्मा y, बेंडिंग स्ट्रेसेस है क्या? नहीं, तो 0। साइन कैसा लेना है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस में? पॉजिटिव अंडर रूट
ऑफ फिर 0 प्लस आपका टाउ का वैल्यू यहां पर क्या है हमारे पास नेगेटिव है माइनस टाउ, यहां पर मैं क्या लिखूंगा माइनस टाउ स्क्वायर, बाहर आके हमें कैसी वैल्यू मिली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाउ ही मिला। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड सिग्मा 3 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस 0 माइनस अंडर रूट ऑफ 0 प्लस माइनस टाउ स्क्वायर, यहां पर आपको माइनस वैल्यू ऑफ टाउ देखने को मिला। प्रिंसिपल स्ट्रेस का पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाउ होना मतलब टेंसाइल इन नेचर है। ये जो एक्सियल फोर्स है ये टेंसाइल इन नेचर है, और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है एक एक्सियल फोर्स है जो कि कंप्रेसिव इन नेचर है। अब समझने की कोशिश करिए, सिग्मा 1 क्या है एक्सियल फोर्स है, इट इज नॉट द शियर स्ट्रेस। इसकी वैल्यू शियर स्ट्रेस के बराबर आ चुकी है, लेकिन ये क्या है ये एक्सियल फोर्स है। एक बात, सिग्मा 3 भी एक्सियल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, इनको हम क्या बोलते हैं नॉर्मल मेजर प्रिंसिपल एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं। ये नॉर्मल स्ट्रेसेस है जिनकी वैल्यू शियर स्ट्रेस के बराबर आ चुकी है, बट डायरेक्शन इनकी नॉर्मल रहेगी आपके एलिमेंट के। क्लियर? तो ये टेंसाइल इन नेचर है, ये कंप्रेसिव इन नेचर है, क्योंकि नेगेटिव साइन में आया, ये पॉजिटिव साइन में आया है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये कौन से प्लेन पर लग रहे होंगे, कितने एंगल पर लग रहे होंगे इस एलिमेंट में। तो वो कैसे हम निकालते हैं, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan 2 थीटा इक्वल टू 2 टाउ डिवाइड बाय सिग्मा x माइनस सिग्मा y। ये फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने। प्रिंसिपल प्लेन निकालने का फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास टाउ की वैल्यू कितनी है, एलिमेंट नंबर ए की बात कर रहे हैं हम, नेगेटिव वैल्यू है हमारे पास टाउ का, सो हमने यहां पर टाउ का नेगेटिव वैल्यू रखा माइनस ऑफ 2 टाउ, नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाउ रखा हमने माइनस ऑफ 2 टाउ। सिग्मा एस एंड सिग्मा वाई 0 है, तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस इनफाइनाइट आ गई, tan 2 थीटा। गेटिंग माई पॉइंट? और tan 2 थीटा विल बी इक्वल टू कितने एंगल पर, माइनस इनफाइनाइट आपको मिलेगा 270, tan 270 डिग्री। इनफाइनाइट 90 डिग्री पर भी मिलता है, चूंकि नेगेटिव है इसलिए 270 लिख रहा हूं मैं। तो यहां से थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 135 डिग्री। यदि पॉजिटिव साइन रहता मेरे पास यहां पर आगे, तो फिर मैं क्या लिखता 90 डिग्री लिखता, क्योंकि tan 90 इज ऑल्सो इनफाइनाइट। गेटिंग माई पॉइंट? सो यहां पर आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 270 मैंने लिखा, और उसका हाफ कितना आ गया tan 135 डिग्री आ गया। ये किसका आया है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू। अब मैं आपसे पूछूं कि जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो इसके एग्जैक्टली 90 डिग्री पे लग जाता है। यहां पर अब मैं एलिमेंट नंबर बी की बात कर रहा हूं, तो इसकी दो वैल्यूज आप लोगों को मिलेगी एक्चुअली। यहां पर माइनस इनफाइनाइट है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं लिखता हूं, माइनस इनफाइनाइट ही लिखता हूं। मैं इसकी दो वैल्यू निकाल लेता हूं। एक तो वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाएगी, प्रायोरिटी लेवल पर सबसे पहले 135 मिलेगी, और दूसरी इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो भाई दो वैल्यूज निकलेगी ना इस वैल्यू पर, एक तो मिलेगी 135 और दूसरी कितनी मिलेगी 45 डिग्री पर। तो ये 135 डिग्री क्या है, यहां पर ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की एंगल है, इतने एंगल पर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहा है, और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस 45 डिग्री पर लग रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ। तो बताओ कहां लग रहा है ये सिग्मा 1, ये आपका एलिमेंट है,
इस एलिमेंट पर देखो 135 डिग्री पर ये टेंशन लगेगा सिग्मा 1, 135 डिग्री पर ये टेंशन लगेगा सिग्मा 1 का। तो यहां पर ये आपने बनाया टेंशन इस जगह पर, ये आपने बनाया टेंशन इस जगह पर। वैल्यू कितनी है सिग्मा 1, वैल्यू कितनी है सिग्मा 1 हो गया। ये कितने डिग्री पर आ गया, ये आपका आ चुका है 135 डिग्री पर। सिग्मा 1 और सिग्मा 3 कंप्रेसिव इन नेचर है 45 डिग्री पर। तो देखो इस एलिमेंट को खींचता हुआ मैंने इधर बनाया और अब इस एलिमेंट को ऐसा कंप्रेस होता हुआ, इधर से भी ऐसा कंप्रेस होता हुआ इधर से बनाऊंगा सिग्मा 3, सिग्मा 3। कितने एंगल पर बनाया इसको, 45 डिग्री के एंगल पर बनाया, तो ये 45 पर बना। सो इस एलिमेंट पर ऐसा कंप्रेशन आ रहा है और ऐसा टेंशन आ रहा है। क्लियर। अब इस एलिमेंट की बात करूं तो एलिमेंट नंबर बी में, तो एलिमेंट नंबर बी में अपोजिट वैल्यू हो जाएगी। एलिमेंट बी की यदि हम बात करें तो एलिमेंट बी में भी क्या लगेगा, जो सिग्मा 1 है यहां पे पॉजिटिव रख दो टाउ की जगह, क्योंकि एलिमेंट बी में हमारे पास पॉजिटिव शियर स्ट्रेस है। तो एलिमेंट बी में भी आपका जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकलेगा वो प्लस टाउ ही निकलेगा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आपका माइनस टाउ ही निकलेगा। बस यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मतलब इसको कहेंगे टेंसाइल इन नेचर रहेगा। क्या हो जाएगा, ये टेंसाइल इन नेचर है और ये आपका कंप्रेसिव इन नेचर है। लेकिन यदि मैं इनके प्लेन निकालूं, इनके प्लेन कैसे निकलेंगे, tan 2 थीटा इक्वल टू 2 टाउ डिवाइड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई होता है। इस बार टाउ आपको कैसा रखना है, टाउ आपको पॉजिटिव शेयर स्ट्रेस है, तो टाउ आपका पॉजिटिव शेयर स्ट्रेस है तो पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। तो यहां पर टाउ की जगह हमने पॉजिटिव ऑफ 2 टाउ रखा, डिवाइड बाय सिग्मा एक्स 0 सिग्मा वाई 0, वैल्यू कितनी आ गई पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो यहां पर आपको थीटा की दो वैल्यूज मिल जाएगी, 2 थीटा है ना 90 डिग्री, ये कितने डिग्री पे ऑकर होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ऑकर होता है 1090 पर। सो 1090 से 2 थीटा कैंसल, सो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो एक वैल्यू मिल जाएगी आपको 45 डिग्री और एक वैल्यू मिल जाएगी आपको इस बार 135 डिग्री। पहला आपको यहां पर किसका मिला था, पहला आपको 135 मिला था, फिर दूसरा 45 मिला था, क्योंकि नेगेटिव आपके पास क्या था, नेगेटिव आपके पास शेयर था। लेकिन यहां पर आपके पास पॉजिटिव शेयर होने के कारण मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस 45 डिग्री पर मिला, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस 135 डिग्री पर मिला। मतलब ये जो लग रहा है आपका टेंसाइल इन नेचर वो कितने डिग्री पर लग रहा है, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर, और ये कितने एंगल पर लग रहा है, इस बार 135 डिग्री पर लग रहा है। जबकि इस वाले केस में मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस यहां पर 135 डिग्री पर लग रहा था और यहां पर 45 डिग्री पर लग रहा था। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में। तो अब इसको मैं वहां पर फिगर में बना के देखता हूं। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस टेंसाइल है 45 डिग्री पर, यहां पर देखा यह हमने आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस 45 डिग्री पर टेंसाइल बना डाला। ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 कितने एंगल पर बन गया, ये एंगल आपका आ चुका था 45 डिग्री। क्लियर। और कंप्रेसिव इन नेचर कितने पर बना, 135 डिग्री पर। ये 135 डिग्री पर हमने सिग्मा 3 बना दिया, कितने एंगल पर, 135 डिग्री पर। ये देखिए 135 डिग्री पे इस बार कंप्रेसिव इन नेचर बन गया। अब आप लोग देखिए यहां पर मैं बताना क्या चाह रहा था, इतना सब मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन करके बताया। कैलकुलेशन करके मैं सिर्फ इतना बताना चाहता था कि नियर दिस सपोर्ट आपका जो कंक्रीट है उसमें डायरेक्ट टेंशन आ रहा है, और जब डायरेक्ट टेंशन आता है तो टेंशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रैक्स आने लगते हैं। कैसे, लेट मी टेल यू। यहां पर मैं यदि आपको बोल रहा हूं कि भैया
यदि यहां पर ये कंक्रीट आपका एलिमेंट प्रेजेंट है और इसको मैं यदि पुल कर रहा हूं, तो जैसे मैं इसको पुल कर रहा हूं, इस फोर्स के 90 डिग्री पर क्रैक्स ऑकर होगा। कैसे? देखिए, यदि आपके पास ये कंक्रीट एलिमेंट है, ये आपका कंक्रीट एलिमेंट हो गया, मैंने इसको क्या किया, इधर की डायरेक्शन से पुल करना चाहा, तो देखो ये कैसा फटा, एग्जैक्टली 45 डिग्री पर ये फट गया, राइट। तो क्यों एग्जैक्टली 45 डिग्री पर ये फटा या 135 डिग्री पर फटा? वो फटा भी कैसे? हमारे लोड लगाने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। भाई यदि इसको फटना था तो मैं इसको कैसा लगा रहा हूं, इधर से खींच रहा हूं, तो इधर की डायरेक्शन में क्रैक आना था, लेकिन आया किधर, इधर की डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं इधर की डायरेक्शन में क्रैक आया है। मतलब जब भी आप लोड लगाते हैं एक्चुअली उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लोड कैसा होना चाहिए, टेंशन, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आ जाता है, आपका क्रैक आ जाता है। और मैं वही पढ़ाना चाह रहा था आप लोगों को टाइप्स ऑफ क्रैक के अंदर कि क्रैक आता क्यों है। टाइप्स ऑफ क्रैक तो मैं पढ़ाऊंगा, क्रैक्स आता क्यों है। तो क्रैक आया इसलिए क्योंकि कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, आपने टेंशन दिया तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या ऑकर हो गया, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रैक ऑकर हो गया। तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला, ये क्रैक ऑकर हो गया, ये क्रैक्स ऑकर हो गए, ये क्रैक्स ऑकर होने लग गए कुछ इस तरीके से। तो इन क्रैक्स का डायरेक्शन क्या होगा, 90 डिग्री ऑफ दिस, मतलब इसको मैं 90 डिग्री माइनस कर दूं तो ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री पर, ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री पर क्रैक्स आपको आने लगेंगे आपके बीम्स में। ऐसे ही इधर से आ जाएंगे। इधर वाला का देखो, इधर आपने इधर इसको पुल कर रखा है, तो यहां पर इधर ऐसा पुल हुआ तो फिर इधर से इसके 90 डिग्री पर इधर से ऐसे क्रैक्स आने लग जाएंगे। मतलब यहां पर ऐसे क्रैक्स आएंगे 45 डिग्री पर और यहां पर 135 डिग्री पर ऐसे क्रैक्स आएंगे। समझ रहे? तो हमेशा क्रैक्स की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोड की, एक्शियल लोड की जो कि टेंशन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रैक्स आ जाएंगे। आ गई क्रैक्स। तो ये क्रैक्स जो कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के कारण आए हैं, और ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू कितनी है, टाउ। ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू कितनी है, टाउ, जिसको हम क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस कहते हैं। ये जो क्रैक्स आए हैं ये टेंसाइल प्रिंसिपल स्ट्रेस के कारण आए हैं। कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, इसलिए कंक्रीट में क्रैक्स आ गए हैं। और इन प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू शियर स्ट्रेस के बराबर है, इसलिए इन क्रैक्स को हम शियर क्रैक्स भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, शियर क्रैक्स भी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्रैक्स शियर स्ट्रेस के कारण आए हैं, ना 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 ना, शियर स्ट्रेस के कारण क्रैक्स नहीं आए हैं। ये जो क्रैक्स आए हैं ये एक्शियल लोड प्रिंसिपल स्ट्रेस के कारण आए हैं, और प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू शियर स्ट्रेस के बराबर हो गई, इसलिए हम इसको शियर क्रैक्स कह देते हैं। ये शियर स्ट्रेस के कारण थोड़ी ना आए हैं, ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के कारण आए हैं। क्लियर? अब ये तो मैंने किया टेंशन का काम। कंप्रेशन सिग्मा 3, ये क्या हो रहा है, कंक्रीट को अब इधर दबा रहा है, इसको बोलते हैं डायगोनल कंप्रेशन। और ये जो पुल कर रहा है सिग्मा 1, इसको बोलते हैं डायगोनल टेंशन। ये जो सिग्मा 1 है ये कहलाता है डायगोनल टेंशन, और ये जो सिग्मा 3 है ये कहलाता है डायगोनल कंप्रेशन। तो ये जब डायगोनली कंप्रेस्ड करता है ये आपके मटेरियल को, तो कंक्रीट तो इज गुड इन कंप्रेशन, उसकी इस जगह की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कंक्रीट कॉम्पैक्ट हो चुका है। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा यदि आप उसको कंपैक्ट करते हैं तो वो क्रश भी हो सकता है। तो यहां पर आपको ये चेक एक जरूर लगाना पड़ता है कि ये जो सिग्मा 3 है वो हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ से ज्यादा तो नहीं हो गया, अदरवाइज ये सिग्मा 3 उस जगह के कंक्रीट को क्रश कर देगा, और ये सिग्मा 1 आपके मटेरियल में, आपके मेंबर में 45 डिग्री पर क्रैक्स ला देगा। इधर से ऐसे ऐसे क्रैक्स लाएगा, इधर से ऐसे ऐसे क्रैक्स लाएगा, जिनको हम शियर क्रैक्स कहते हैं। बात समझ में आई? ये तो हुआ अपना एक बात। दूसरी बात, मैंने आपको कहा कि मैं 3 टाइप के क्रैक्स आपको बताने वाला हूं। यहां पर 3 टाइप के क्रैक्स जनरली हम डिस्कस करते हैं। पहला क्रैक्स मैं आप लोगों से यहां पर डिस्कस करूंगा, ये जो बीम है, ये आपका मैंने वो बीम बताया, ये बीम में यहां पर जो क्रैक्स नियर द सपोर्ट ऑकर होते हैं वो 45 डिग्री पर ऑकर होते हैं। नियर द सपोर्ट क्रैक्स दिख रहे हैं 45 डिग्री पर दिखने लगेंगे आपको, ये 45 डिग्री।
इधर से 45 और इधर से हॉरिजॉन्टली देखूं तो 135, अदरवाइज इधर से मेजर कर लूं तो ये भी 45। आप इधर साइड से मेजर करेंगे तो ये 135 हो जाएगा, अदरवाइज 45 इसको भी लिख दो, नो प्रॉब्लम। क्रैक्स ओके, इधर से ऐसा आता है, इधर से ऐसा आता है। ये आपको कहां मिलेंगे? नियर द सपोर्ट। इनका नाम क्या है? इनका नाम है शेयर क्रैक्स। ये नियर द सपोर्ट्स ऑकर होते हैं। इनको क्या कहते हैं हम? शेयर क्रैक्स। नियर द सपोर्ट्स ऑकर होते हैं, क्योंकि नियर द सपोर्ट आपके पास क्या होता है? नियर द सपोर्ट आपके पास प्योर शेयर की कंडीशन होती है, क्योंकि नियर द सपोर्ट आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स होता है। इसलिए हमें मैक्सिमम शेयर फोर्स यहां होने के कारण प्योर शेयर की कंडीशन यहां मिलती है, और वहां पर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होने के कारण कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, तो क्रैक्स आने लग जाते हैं। इसको हम कहते हैं शेयर क्रैक्स। आप एक बार और देखेंगे यहां पर कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि यदि मैं बात करूं आपके एलिमेंट नंबर 7 का, ये एलिमेंट नंबर 7 क्या है? इट इज इन टेंशन। क्या है एलिमेंट नंबर 7? ये है आपका एलिमेंट नंबर 7। इसमें सिर्फ टेंशन आ रहा है और कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, तो आपको यहां के क्रैक्स जो देखने को मिलेंगे वो बेंडिंग स्ट्रेसेस के कारण देखने को मिलेंगे, जो कि एग्जैक्टली वर्टिकल रहेंगे। बीम को तोड़ देंगे ये वर्टिकली, तो यहां पर ये जो क्रैक्स होंगे एग्जैक्टली वर्टिकल देखने को मिलते हैं, एग्जैक्टली मिड स्पैन के आसपास के एरिया में। तो मिड स्पैन के आसपास के एरिया में हमें लगभग वर्टिकल क्रैक्स देखने को मिलते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं? इन्हें हम फ्लेक्सुरल क्रैक्स कहते हैं। फ्लेक्सुरल क्रैक्स कहते हैं। मतलब ये जो शेयर क्रैक्स है ये प्योर शेयर के कारण आया है, ये जो फ्लेक्सुरल क्रैक्स है ये प्योर बेंडिंग स्ट्रेस के कारण आया है। आपको कुछ क्रैक्स इन जगहों पर देखने को मिल सकते हैं जो ना, अच्छा इनका एंगल कितना होता है? ये लगभग वर्टिकल होते हैं 90 डिग्री पर। अब ये कहां होकर हुए थे? मिड स्पैन पर, ओनली बिकॉज ऑफ बेंडिंग। ये कहां होकर हुए थे? एट दिस सपोर्ट, ओनली बिकॉज ऑफ शियर। अब इन दोनों के बीच में 1/4 ऑफ स्पैन पर, ये तो होता है हाफ, ये होता है 1/4, तो 1/4 ऑफ स्पैन पर ना 45 डिग्री पे ना 90 डिग्री पर, इन दोनों के बीच में हमें कुछ इस टाइप के इंक्लाइन क्रैक्स देखने को मिलते हैं, जिनका एंगल 45 से 90 डिग्री के बीच में होता है। कुछ इस टाइप से हमें क्रैक्स देखने को मिलेंगे, कुछ इस टाइप से क्रैक्स देखने को मिलेंगे, जो ना एग्जैक्टली वर्टिकल है ना एग्जैक्टली 45 पर इंक्लाइंड है। ऐसे क्रैक्स में दोनों टाइप के इफेक्ट आ चुके हैं, मतलब शियर के कारण भी, बेंडिंग के कारण भी, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं आपके कहां देखने को मिल रहे हैं मुझे? ये पॉइंट्स जो है वो मुझे ये देखने को मिल रहे हैं 0.4, 0.5, ये 0.5 टेंशन में कारण ला रहा है। तो यहां पर देखिए 0.5 नीचे है, 0.5 में टेंशन आ रहा है, 0.5 पर शेयर भी लग रहा है, मतलब यहां पर शेयर भी गवर्निंग है, फ्लेक्सर कंडीशन भी गवर्निंग, फ्लेक्सर मतलब बेंडिंग भी गवर्निंग है। तो दोनों प्रेजेंट होने के कारण अब आपके जो क्रैक्स होंगे वो 45 से 90 डिग्री के बीच पर थोड़े से इंक्लाइंड रहेंगे, नॉट एग्जैक्टली वर्टिकल रहेंगे। तो ऐसे क्रैक्स जो फ्लेक्सर और बेंडिंग दोनों के कारण होकर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सरल शियर क्रैक कहते हैं, या शियर फ्लेक्सरल क्रैक कहते हैं, जो भी लिखना चाहो तो मैं लिख देता हूं फ्लेक्सर शियर क्रैक। इधर भी ऑकर हो जाएंगे जो कि 1/4 पर जनरली ऑकर होते हैं, इधर भी ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके फ्लेक्सर शेयर क्रैक होंगे। तो मुझे जनरली 3 टाइप के क्रैक्स देखने को मिलते हैं। एक तो होता है आपका, ऐसा नहीं है कि केवल एक क्रैक आएगा, इस जगह पर नंबर ऑफ क्रैक छोटे छोटे हो सकते हैं, मैंने एक एक ही बना रखा है। तो इस टाइप के जनरली शेयर क्रैक्स सपोर्ट्स पर देखने को मिलेंगे, फ्लेक्सर क्रैक्स मिड स्पैन के आसपास देखने को मिलेंगे। शेयर क्रैक्स इज ड्यू टू द गवर्निंग फोर्स इज शेयर स्ट्रेस या शेयर फोर्स, यहां पर गवर्निंग फोर्स इज बेंडिंग मोमेंट, इसलिए फ्लेक्सर क्रैक्स नाम दिया। और इन जगह पर बोथ आर गवर्निंग, बोथ आर डोमिनेटिंग, तो फ्लेक्सर और शेयर क्रैक्स इसका हम नाम दे सकते हैं। क्लियर है? तो ये होते हैं आपके पास टाइप ऑफ क्रैक्स बीम के अंदर। मेरा क्वेश्चन ये था आप लोगों से कि जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था भैया कि क्या पूछना चाह रहा था? मेरा क्वेश्चन, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से क्वेश्चन पूछा तो नहीं था, सिर्फ बताया था कि आपका स्टील जो होता है वो डक्टाइल मटेरियल है, हम फिर भी उसको
शियर लेने के लिए प्रोवाइड करते हैं। क्यों? तो भैया स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है, लेकिन उसको मैं शियर लेने के लिए प्रोवाइड नहीं करता हूं। उसको मैं हमेशा एक्शियल लोड दैट इज टेंसाइल, एक्शियल टेंसाइल फोर्स लेने के लिए ही प्रोवाइड करता हूं स्टीरअप्स के केस में भी। कैसे? देखिए, यह हमारा बीम था, यह आपका बीम हो चुका है। बीम में इन जगहों पर क्या आता है? टेंशन आता है, आपका मटेरियल पुल हो रहा है। बीम में इन जगहों पर क्या आता है? टेंशन आता है, आपका मटेरियल पुल हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रैक्स आ जाते हैं। तो हमने देखा कि लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये क्रैक आ गया, ये क्रैक आ चुका है, क्योंकि एक्शियल फोर्स आपका कुछ इस तरीके से लग रहा था। सिग्मा वन का इधर, और यहां पर भी सिग्मा वन का इधर भी। तो मैंने देखा कि ये जो क्रैक्स आ रहे हैं, इसने आपके कंक्रीट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये पार्ट नंबर 1, ये पार्ट नंबर 2, टूट गया दो पार्ट्स में आपका कंक्रीट इस क्रैक के कारण। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं ऐसा अरेंजमेंट करूं कि इन दो पार्ट्स को मैं कनेक्ट कर सकूं। तो मैंने देखा मैं बेंटअप बार्स प्रोवाइड कर देता हूं। बेंटअप बार्स मतलब आपका ये जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट आ रहा था, अब मैं इसको सबको हटा देता हूं, सिग्मा वन को। मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास जो मैंने बीम में लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट डाल रखा था, उस रेनफोर्समेंट को ही कुछ डिस्टेंस के बाद जाके मैं क्या कर देता हूं? बेंड कर देता हूं। ये बेंड कर दिया, इसको भी मैंने क्या कर दिया? 45 डिग्री पर बेंड कर दिया। मतलब ये रेनफोर्समेंट उस लाइन को कोइंसाइड कर देगा जहां पर हमारे पास क्या आ रहा था? एक्शियल प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, एक्शियल प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 आ रहा था। और ये सिग्मा 1 का वैल्यू किसके बराबर था? टाउ के बराबर। तो यहां पर हम बोल क्या रहे हैं कि ये जो बेंटअप बार से या ये जो शियर स्टिरअप्स है, हमने शियर लेने के लिए डाला है। गलत, हमने मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस लेने के लिए डाला है, और इस मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू शियर स्ट्रेस के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन शियर स्ट्रेस जैसी नहीं है। डायरेक्शन शियर स्ट्रेस का मतलब ये जो रेनफोर्समेंट है ऐसा लग रहा हो शियर, तब उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। लेकिन यहां तो मेरा स्टील में क्या आ रहा है? मेरे स्टील जो मैंने बेंटअप बार्स कर रखा है उस पर पुल आ रहा है, यहां पर भी बेंटअप बार्स में पुल आ रहा है। तो यही रीजन है कि मैं अपने बीम्स में बेंटअप बार्स प्रोवाइड कर देता हूं और उसको 45 डिग्री पर बेंड कर देता हूं, क्योंकि 45 डिग्री पर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस लगने वाला रहता है। तो इधर की डायरेक्शन में ऐसा बेंड करूंगा, इधर की डायरेक्शन में ऐसा बेंड करूंगा, तो आपको कुल मिलाकर इस टाइप के बेंटअप बार्स बीम्स में नजर आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा स्लैब भी जब बनाते हैं लोग, तो वहां पर ऐसे बना के देते हैं आप लोगों को, बेंटअप बार्स ऐसे नजर आते हैं आपको, कुछ इस तरीके से बेंड कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? आपके बेंटअप बार्स कहलाते हैं। तो देखिए, इन बेंटअप बार्स ने कंक्रीट का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को होल्ड करके रखा है। इस बेंटअप बार्स ने कंक्रीट के पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 को होल्ड करके रखा है, मतलब इनको टूटने नहीं देगा। एक बात, इसको बोलते हैं हम बेंटअप बार्स। दूसरी बात, अब मैं क्या करता हूं, इसी के साथ साथ ये बेंटअप बार्स को मैं अकेले प्रोवाइड नहीं करता हूं। बेंटअप बार्स के साथ में मैं स्टिरअप्स भी प्रोवाइड करता हूं, वर्टिकल स्टिरअप्स। ये हमने क्या किया? एक वर्टिकल स्टिरअप डाला, एक वर्टिकल स्टिरअप डाला, एक वर्टिकल स्टिरअप डाला, एक वर्टिकल स्टिरअप डाला। इधर भी हमने वर्टिकल स्टिरअप्स, वर्टिकल स्टिरअप्स, वर्टिकल स्टिरअप्स, वर्टिकल स्टिरअप्स डाला, इधर भी वो डाला। तो मैंने देखा कि जो क्रैक्स होते हैं, ये वाले शियर क्रैक्स, वो ज्यादातर नियर द सपोर्ट आते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, शियर क्रैक्स नियर द सपोर्ट आते हैं। तो मैंने ज्यादा नंबर ऑफ वर्टिकल स्टिरअप्स, आप समझते हैं मैं रिंग्स की बात कर रहा हूं, ये जो रिंग्स होती हैं जो थ्रू आउट लेंथ ऑफ बीम हम चलाते हैं, वो ज्यादा नंबर ऑफ स्टिरअप्स मैंने नियर द सपोर्ट डाले, यहां भी नियर द सपोर्ट डाले, जो कि आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 को थ्रू आउट द लेंथ क्या कर रहे हैं? इसको होल्ड करते हुए जा रहे हैं। इन स्टिरअप्स ने पूरी बीम को होल्ड कर रखा है थ्रू आउट द लेंथ। बीम को अच्छी स्टेबिलिटी मिल चुकी है अगेंस्ट द शियर फोर्स। तो अब बीम सडनली क्रैक नहीं होगा, उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे, क्योंकि आपने डक्टाइल मटेरियल स्टील प्रोवाइड कर रखा है। तो ज्यादा नंबर ऑफ जो स्टिरअप्स होते हैं वो नियर द सपोर्ट ही हम प्रोवाइड करते हैं। कम नंबर ऑफ स्टिरअप्स, ज्यादा दूरी पर कम नंबर ऑफ स्टिरअप्स हम ये 1/4 बीच का, इधर से 1/4 और इधर से 1/4 इधर वाले पोर्शन में, सेंट्रल पोर्शन में प्रोवाइड करते हैं।
इधर ज्यादा शेयर आता है, इधर ज्यादा शेयर आता है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा स्टिरअप डालना जरूरी है। बेंट अप बार्स भी इधर ही प्रोवाइड करना जरूरी है। बीच में शेयर नहीं आता है, इसलिए हम बीच में कम वर्टिकल स्टिरअप डालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो ये होता है। आपने इस लेक्चर में क्या क्या सीखा? इस लेक्चर में आपने पहली बात तो ये सीखी किस तरीके से बीम में अलग अलग पॉइंट्स पर स्टेट ऑफ स्ट्रेस निकाला जाता है। तो यहां पर मैंने आपको अलग अलग पॉइंट्स पर स्टेट ऑफ स्ट्रेस निकाल कर बताया होमोजेनियस बीम के अंदर, प्लेन कंक्रीट के अंदर। फिर मैंने देखा कि किस तरीके से यहां पर प्योर शेयर लिया जाए तो कितने कितने एंगल्स पर डायगोनल टेंशन, डायगोनल कंप्रेशन लगने लगता है। ये टर्म याद रखना, ये जो सिग्मा 1 लिखा है मैंने, ये क्या है? पुल कर रहा है कंक्रीट को डायगोनली 45 डिग्री पे या 135 डिग्री पे, तो उसको क्या कहते हैं? डायगोनल टेंशन कहते हैं। और ये जो सिग्मा 3 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो कंक्रीट को कंपैक्ट कर रहा है, दबा रहा है, तो उसको डायगोनल कंप्रेशन कहते हैं। तो वो हमने सीखा यहाँ पर और देखा कि हमेशा क्रैक्स के 90 डिग्री पर, जैसे मैं पुल कर रहा हूं तो क्रैक से 90 डिग्री पर क्रैक्स आ जाएगा, पुल के 90 डिग्री पर क्रैक्स आ जाएगा। तो ये इधर से मैं खींच रहा था तो इधर 90 डिग्री पर क्रैक्स आ गया और हॉरिजॉन्टल के साथ वो 45 डिग्री बना दिया, ये 45 डिग्री तक बना दिया और बीच में फ्लेक्चर। तो टाइप ऑफ क्रैक्स मैंने यहाँ पर पढ़े। मैंने देखा कि मैं स्टिरअप्स क्यों प्रोवाइड करता हूँ, किस पैटर्न में प्रोवाइड करता हूँ, वो देखा। स्टील डक्टाइल मटेरियल है, फिर भी उसको स्टिरअप्स में हम यूज कर सकते हैं शेयर लेने के लिए, वो हमने देखा। हम यहाँ पर शेयर नहीं ले रहे हैं भाई, हम यहाँ पर एक्शियल फोर्स ही ले रहे हैं, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3, जिनके वैल्यूज टाउ के बराबर आ गई है तो लोग डायरेक्टली बोल देते हैं कि भैया हम स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस को रजिस्ट कर रहे हैं स्टिरअप से या बेंट अप बार से। तो लेट मी कंफर्म, आप शेयर स्ट्रेस को रजिस्ट नहीं कर रहे हैं, आप प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को रजिस्ट कर रहे हैं जिनकी वैल्यू शेयर स्ट्रेस के बराबर आ गई है। डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस तो अलग है ना। आपने देखा ना यहाँ पर कैसा मैंने सिग्मा 1 लग रहा था तो यहाँ पर ये रेनफोर्समेंट इंक्लाइन डायरेक्शन में डाला, जिसको मैंने बेंट अप नाम दिया, बेंट अप बार्स, है ना। तो वो कारण होता है। तो आई होप आप लोगों को टाइप ऑफ क्रैक्स समझ में आ गए होंगे और आपने काफी सारी नया चीजें यहाँ पर सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों के साथ किस तरीके से ये जो वर्टिकल स्टिरअप्स है या स्टिरअप्स है इसको हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।